नमस्कार दोस्तों। आपने हाल ही में हुए रिजल्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा इलेक्शन के। कैसे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक हिस्टोरिक जीत मिली है। उन्होंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स जीत ली हैं। इस रिजल्ट के बाद से काफी सारे लोगों ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने ईवीएम फ्रॉड का इशू उठाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई ईवीएम फ्रॉड का डेफिनेट प्रूफ नहीं मिला है, या फिर कहीं भी और जो पांचों स्टेट में इलेक्शंस हुए थे। और ये कहना कि बीजेपी यूपी को ईवीएम फ्रॉड की वजह से ही जीती है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम ईवीएम फ्रॉड का बहुत ही सीरियस इशू है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में यूज की जाती है वो बहुत ही आसानी से हैक की जा सकती है। तो ये इशू सीरियस है, चाहे कोई ईवीएम फ्रॉड इस बार हुआ हो ना हुआ हो। और ये इशू ऑलमोस्ट हर पार्टी उठाती है जब वो हार जाती है, लेकिन अगली बार चुप हो जाती है जब वो जीत जाती है। 2009 की जनरल इलेक्शंस में जब बीजेपी हारी थी तो इनके स्पोक्स पर्सन ने तो इसके ऊपर पूरी किताब लिख डाली थी ईवीएम फ्रॉड के ऊपर, कि कैसे ईवीएम इजीली हैकेबल है। जीवीएल राव ने किताब लिखी थी और इस किताब के कुछ पेजेस अडवाणी जी ने भी लिखे थे। और अभी रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो इसका डेफिनेट प्रूफ ईवीएम फ्रॉड का बीएमसी इलेक्शंस में आया, जो अभी कुछ महीने पहले हुई थी। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट्स मिले, जबकि उसने कहा कि मैंने तो कम से कम खुद को वोट डाला ही था और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे वोट डाला था, तो मुझे 0 वोट्स कैसे मिल गए। तो ईवीएम के बारे में और जानकारी देने के लिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ईवीएम की, इसे कैसे हैक किया जा सकता है, मैं चाहता हूं आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें जो मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ साल पहले बनाई थी। तब ये इतनी पब्लिसाइज नहीं हो पाई थी क्योंकि मीडिया में इस बात पे इतना बड़ा इशू नहीं बना था। अब हो रहा है, तो मैं चाहता हूं अब इसको लोग देखें और समझें। नमस्कार, मैं इस देश का एक आम आदमी हूँ और आपसे कुछ ज़रूरी और गंभीर बातें करना चाहता हूँ। ये हमारा भारत देश है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी जनता का राज। लोकतांत्रिक कैसे? क्योंकि हम हर 5 साल में वोट डालकर अपने देश का नेता चुनते हैं, जो कि चुन कर आने के बाद हमारी नुमाइंदगी करता है और हमारे देश को 5 साल तक चलाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस देश में वोट डालने की प्रणाली पारदर्शी और त्रुटि रहित है कि नहीं, क्योंकि इसी के सवाल के उत्तर पर पूरा लोकतंत्र टिका है। तो आइए देखें कि हम वोट कैसे डालते हैं। जी हाँ, ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। आइए ईवीएम के बारे में थोड़ा और जानें। ईवीएम क्यों? सन 1989 से पहले हमारे देश में वोटिंग के लिए पेपर बैलेट प्रयोग होते थे। आज भी कुछ भागों में पेपर बैलेट का प्रयोग होता है। उसमें एक कागज पर वोटर अपनी पसंद की पार्टी में निशान लगाता था और इस तरह सबकी पसंद एक बैलेट बॉक्स में बंद हो जाया करती थी। और बाद में वोटों की गिनती के वक्त इन पेपर बैलेट को सबके सामने गिनकर परिणाम घोषित होते थे। लेकिन ऐसा पाया गया कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर वोट माफियाओं द्वारा गिनती के लिए जा रहे ट्रकों को उसी नंबर के दूसरे ट्रकों से बदलकर, जिसमें कि उन माफियाओं के पसंद के उम्मीदवारों के वोट पड़े होते थे, गिनती के स्थल पर भेजकर उम्मीदवारों को जिताया जाता था। स्थानीय स्तर पर ऐसे कई धांधली के मामले सामने आए और इन सब को रोकने के लिए 1989 में भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हरी झंडी दे दी और ये कहा गया कि ईवीएम त्वरित, सुरक्षित और अचूक है। आइए ईवीएम को थोड़ा और गहराई से जानें। भारत के लगभग सारे वोटर्स ईवीएम का प्रयोग करते हैं। सन 2010 में तकनीकीविद और वैज्ञानिकों की एक टीम ने ईवीएम पर एक गंभीर और विस्तृत चर्चा की, जिसमें कि हरि के प्रसाद, तकनीकीविद हैदराबाद, डॉक्टर एलेक्स हेंडरमैन, कंप्यूटर विज्ञान प्रोफेसर मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका, रोब गोंग्रीज, तकनीकी कार्यकर्ता हॉलैंड, स्कॉट वॉल्चकॉफ, एरिच विस्ट्रो, विद्यार्थी खोजकर्ता मिशिगन विद्यालय अमेरिका, अरुण कंकीपति, साई कृष्ण साकमुडी, बस वाया अगति, इंजीनियर नेट इंडिया आदि शामिल थे। और रिसर्च में पाया गया कि यदि किसी वोट माफिया को जरा भी वक्त ईवीएम का एक्सेस मिले तो बड़ी मात्रा में वोटों को बदलकर चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। आइए देखिए कैसे संभव है। मोबाइल या वायरलेस द्वारा गलत डिस्प्ले दिखाकर वोटों की गिनती से पहले स्ट्रांग रूम में क्लिप द्वारा ईवीएम से वोटों की चोरी। Let's run a small election using a real EVM. When a voter arrives, poll workers press this button to allow one vote. The voter then presses the button for their candidate and the vote is cast. Let's give each candidate 3 votes.
Later, the votes are read from the EVM during a public counting session. The display shows that candidate 1 wins with 7 votes, but something is wrong. That number was supposed to be 3. Somehow, 1 vote has been stolen from each of the other candidates. Now we'll open the machine and show you how we tampered with it. Indian election officials haven't let voters see inside. The EVM contains a simple computer with a processor and memory to store votes. We made the machine cheat by tampering with the hardware. We opened the machine and replaced the real display with this dishonest lookalike version, which lies about the election results. As you can see, the 2 displays look nearly identical. We built our version in a few weeks from parts costing just a few dollars. Under the displays, we had a small chip that replaces the real results with dishonest ones, and a Bluetooth radio that lets us wirelessly signal who should win. Criminals could install a dishonest display at any time before the votes are counted, possibly years before the election. Here's a second way criminals could cheat. They could also change votes while the machines are stored between the election and the public counting session. To prove this, we built a small vote-stealing tool. It has a dial to select the winning candidate, and it clips directly to the memory chips that store the votes in the EVM. The attacker just attaches it momentarily, and it rewrites the votes. This attack leaves no traces and makes sure our favorite candidate wins. तो आपने देखा कि हमारी जिन ईवीएम पर हमारा लोकतंत्र टिका है, उन्हें माफियाओं द्वारा अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयोग करना कितना आसान है। नोट करिए कि मशीनों में ब्लूटूथ रेडियो या नकली माइक्रो प्रोसेसर चुनाव से महीनों सालों पहले भी लगाए जा सकते हैं और चुनाव से कुछ घंटे पहले भी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जैसे टाइपराइटर पर काम करने वालों के लिए कंप्यूटर आने पर उनकी कार्य क्षमता 100 गुनी बढ़ गई है, ठीक वैसे ही पेपर बैलेट की जगह ईवीएम आने पर वोट माफियाओं की कार्य क्षमता भी असीमित हो गई है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने घोषित किया था कि विपक्ष का लोकसभा चुनाव में पूर्ण सफाया वोटिंग मशीन का घोटाला है। उनके हिसाब से 2009 में मशीन घोटालों के बिना कांग्रेस की 70 सीटें ही आती, पर 2014 में वही मशीनें फिर से इस्तेमाल कर लेंगी। आइए ईवीएम की विश्व पटल पर स्थिति को देखें। अमेरिका में वेब हैरिस नाम की महिला ने वोटिंग मशीन का घोटाले की पोल खोली, जिसके बाद 64% अमेरिकी राज्यों में यह मशीन बंद हुई। जर्मनी में इन मशीनों को असंवैधानिक करार दिया गया, क्योंकि मशीनों से एक आम नागरिक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं देख सकता। आयरलैंड में इन मशीनों को कूड़े के भाव फेंक दिया गया, क्योंकि इनसे प्रजातंत्र की हत्या होती है। केवल भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि अन्य गरीब देशों में इन्हें लगाने की योजना चल रही है। जरा सोचिए क्यों? जानते हैं, गरीब देश इसलिए गरीब हैं क्योंकि अमीर देश उनकी प्राकृतिक संपदाएं लूटते आए हैं। सरकार के रूप में अपने एजेंट स्थापित करके बड़ी कंपनियां अपनी लूट जारी रखती हैं। इंटरनेट और मोबाइल आने से कागज के वोटों से हेर फेर करना मुश्किल हो गया है, इसलिए वोटिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि बिना सबूत के घोटाला होता है और पूरे विपक्ष का काम तमाम। बस फिर धोखेबाज सरकारें दनादन विदेशी निवेश और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथ में देश को बेचती हैं। याद रखिए, कागज का वोट सस्ता भी है। महंगी मशीनों को 10 साल में बदलना होता है। लोगों को इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। अगर कागज की पर्ची लगाई जाए तो खर्चा अलग। इसलिए ये कहना कि कागज का वोट महंगा है सरासर झूठ है। इस तरह ये भी झूठ है कि बैलेट में बहुत कागज लगता है। 5 साल में बैलेट में जितना कागज लगता है, उतना हम एक दिन में अखबार छापने में खर्च कर देते हैं। कागज बचाना है तो कहीं और बचाया जा सकता है। वोट जैसी कीमती चीज के साथ समझौता करना उचित नहीं होगा। इन मशीनों के साथ अगर पर्चियां भी लगा दी जाए तो भी धोखा जारी रह सकता है। पर्चियों को हाथ से गिनना होगा तो कागज के वोटों को क्यों नहीं गिन लेते? हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो वोटिंग मशीन के खिलाफ अभियान छेड़े। हेराफेरी कागज के वोट से भी होती है, लेकिन उसका पता लगाना संभव है। हजारों बोगस वोटों को छापना पड़ता है, फिर बूथ तक लाना पड़ता है। स्टिंग करके पोल खोलना आसान है, दोबारा चुनाव की मांग भी की जा सकती है। हम और आप क्या कर सकते हैं? अपने चुनाव क्षेत्र में आप 64+ स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा करें तो इन मशीनों को हटाकर कागज के वोटों को ला सकते हैं, क्योंकि मौजूदा मशीन सिर्फ 64 उम्मीदवारों के वोट गिन सकती है।
आप जिस भी पार्टी का समर्थन करें, अपनी पार्टी से मांग करें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कागज का वोट वापस लाएं। साथ ही अपने परिवार, मित्र, मोहल्लों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये देश हमारा है और हम इस देश के भाग्य विधाता हैं और अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। लोकतंत्र को व्यवसाय समझने वाले लोग आपको कभी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होने देंगे, क्योंकि यही उनकी ताकत है। इसकी पहल आपको ही करनी होगी और अंजाम तक आपको ही ले जाना होगा। तभी हम गर्व कर सकेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जय हिंद, जय भारत। Well, in the words of Stalin, he says, those who cast the votes decide nothing. It is those who count the votes who decide everything. तो आपने देखा कि कैसे ईवीएम्स को किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में यूज नहीं किया जाता है और उनकी जगह पेपर बैलेट्स को यूज किया जाता है। अभी 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि वो ईवीएम्स विद पेपर ट्रायल शुरू करे, ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर और पब्लिक का प्रेशर बढ़े। एक डिस्क्रिप्शन में एक पेटिशन की लिंक दी है मैंने, उसको साइन कीजिए ताकि लोगों की आवाज उन तक पहुंचे और शायद कोई इफेक्ट पड़ेगा उन पर। धन्यवाद।